Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is Data Integrity Constraint. Learning outcome. After watching this video, you will be able to understand the following concept. Types of integrity constraint, that is domain integrity constraint, entity integrity constraint, referential integrity constraint, and key constraint. After watching this video, following POs are mapped: PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. Types of integrity constraint. Integrity constraint. Integrity constraints are a set of rules. It is used to maintain the quality of information. अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? ये है सेट ऑफ रूल, और ये सेट ऑफ रूल किस लिए यूज होते हैं? इट इज यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. इसी कारण हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल. जब तक हम किसी भी चीज के ऊपर रूल्स अप्लाई नहीं करते, डिसिप्लिन उसमें नहीं लाते, तब तक वो चीज क्वालिटी नहीं बनती, या वो चीज उस क्वालिटी की नहीं बनती. उसी तरीके से जब तक हम हमारे डेटाबेस के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमारा डेटाबेस ये क्वालिटी वाला नहीं बनेगा, या उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी. तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट द सेट ऑफ रूल. ये है सेट ऑफ रूल. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट द डेटा insertion, updation and other processes have to be performed in such a way that the data integrity is not affected. Integrity constraint क्या करता है? Integrity constraint ensure करता है कि जब भी हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं और या डेटा को प्रोसेस करते हैं, उस वक्त डेटाबेस की जो इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. डेटाबेस की इंटीग्रिटी के ऊपर उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए. ये हर बार इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देखता है. Thus, integrity constraint is used to guard against accidental damage to the database. तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या करता है? एक्सीडेंटल डैमेज जो हमारे डेटाबेस का होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. एक्सीडेंटल डैमेज का मतलब इनवैलिड इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में इंसर्ट करने से रिस्ट्रिक्ट करता है. जो सही इंफॉर्मेशन है वही डेटाबेस में वो एक्सेप्ट कराता है. जो इंफॉर्मेशन जिस जगह पे रिक्वायर्ड नहीं है उस जगह पे एक्सेप्ट नहीं करता. तो ये बेसिक वर्क है हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का. डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, these are the types of data integrity constraint. Data integrity constraint classify in 4 categories: domain constraint, entity integrity constraint, referential integrity constraint and key constraint. integrity constraint ये 4 प्रकार में बाइफर्केट हुआ है, क्लासिफाई हुआ है. जो डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पहला पार्ट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सेकंड, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड फोर्थ वन है की कंस्ट्रेंट. तो सबसे पहला वाला पढ़ेंगे डोमेन कंस्ट्रेंट. अब डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है वो देखेंगे. डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट. जो भी हम एट्रीब्यूट रेफर करते हैं, मान लो यहाँ पे आईडी एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है. इन एट्रीब्यूट में जो भी डेटा रहेगा वो सारे का सारा डेटा कैसे रहेगा? वैलिड रहेगा. उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? जो डेटा टाइप इस एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई, उसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज, उसी डेटा टाइप की वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होगी. उसी को कहते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट. बराबर है. द डेटा टाइप ऑफ डोमेन include string, character, integer, time, date, currency, etc. The value of the attribute must be available in the corresponding domain. अब डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जब हम यूज करते हैं तो डोमेन में अलग अलग डेटा टाइप हम यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप है, टाइम है, डेट है, करेंसी है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, आईडी है तो हमने यहाँ पे नंबर डेटा टाइप का यूज किया है. नेम है तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर डेटा टाइप का हम यूज करेंगे. सेमेस्टर में भी कैरेक्टर डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं. एज में हम नंबर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, यानी इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं. नंबर का मतलब इंटीजर डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. बराबर है. तो ये जो भी डेटा टाइप यूज किए हैं उसी डेटा टाइप की वैल्यूज उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में एक्सेप्ट होगी, दूसरे
दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एज का रो रेफर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 17, 24, 21, 19 ऑल आर द इंटीजर वैल्यू, बट यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट की है, तो ये अलाउड रहेगा क्या? ऐसा नहीं, बिकॉज एज है इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट। एज कैसा है? इंटीजर एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी। और यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर एक्सेप्ट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज अ डोमेन कंस्ट्रेंट, और इसको कहते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। एज और इसकी वैल्यू को मिलाकर बनता है एक डोमेन, और उसका ये जो है हमने जो अप्लाई किया है यहाँ पे डेटा टाइप के हिसाब से, उसको कहते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। सेकेंड है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल। अब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या बोलता है? ये कहता है कि प्राइमरी की जो टेबल में होती है उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। नल वैल्यू यानी कुछ भी नहीं, नल वैल्यू कभी भी वहां पे प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती, ऐसा एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का कहना है। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो। प्राइमरी की जो वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है इन अ रिलेशन। एंड इफ प्राइमरी की हैज अ नल वैल्यू, अगर प्राइमरी की में नल वैल्यू रहा, देन वी कांट आइडेंटिफाई दीज रो। अगर प्राइमरी की में कोई वैल्यू नल रही तो हम उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसको समझने के लिए हम ये एम्प्लॉय टेबल देखेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है हमारे पास, उस प्राइमरी की में 3 वैल्यूज है और चौथी वैल्यू है यहाँ पे नल। अब ये नल वैल्यू होने के कारण ये जो जैक्सन और 2700 सैलरी है इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसके अलावा 123, 142 एंड 164 ये रिस्पेक्टिव रो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मगर एम्प्लॉय आईडी में जो चौथा आपका वैल्यू है, रो है, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज द वैल्यू इज नल। तो इस तरीके का इशू आता है जब भी हम प्राइमरी की को नल रखते हैं। नॉट अलाउड एज अ प्राइमरी की कांट कंटेन अ नल वैल्यू, यानी हर बार प्राइमरी की जो कॉलम होता है उसमें नल वैल्यू को हम अलाउ नहीं करते। दिस इज द रीजन, बराबर है। तो दिस इज नथिंग बट द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हमें समझ में ये आया है कि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है प्राइमरी की जो वैल्यू है वो कभी भी नल नहीं होगी, हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू उस कॉलम में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। आफ्टर a referential integrity constraint is a specified between two table। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये 2 टेबल में हमने स्पेसिफाई करके दिखाया है। इन अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इफ अ फॉरेन की इन अ टेबल 1, देखो यहाँ पे टेबल 1 दिख रहा है आपको, टेबल 2 दिख रहा है। टेबल 1 में D_NO ये जो है ये है यहाँ पे फॉरेन की, बराबर है। तो इसका कहना है टेबल 1 का जो फॉरेन की है रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ टेबल 2। DNO ये टेबल 2 के DNO का रेफर करता है, जो कि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है। यानी डिपार्टमेंट नंबर जो कि टेबल 1 में है वो फॉरेन की है, मगर वो किसको रेफर कर रहा है, टेबल 2 के डिपार्टमेंट नंबर को रेफर कर रहा है, मगर टेबल 2 में डिपार्टमेंट नंबर क्या है, प्राइमरी की है। देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन टेबल 1 मस्ट बी नल और बी अवेलेबल इन टेबल 2। इसका मतलब ये हुआ कि टेबल 1 में डिपार्टमेंट नंबर में जो भी वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, डी नंबर में जो भी वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, वो सारी की सारी वैल्यूज टेबल 2 में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की जो है उसमें प्रेजेंट रहना जरूरी है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू अलग से वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर रहता है तो एक तो नल होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे कि डी नंबर में 11, 24, 18, 13 ये वैल्यू प्रेजेंट है, मगर अगर हम टेबल 2 में डी नंबर देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू है 11, 24, 13, यानी 11, 24, 13 वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे भी दोनों तरफ कॉमन है। मगर इस टेबल में, टेबल 1 में 18 वैल्यू जो है वो टेबल 2 में अवेलेबल नहीं है, बराबर है। इसका मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो बोल रहा है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है। Not allow a D number 18 is a
not defined as a primary key or table 2 and in table 1 the number is foreign key defined। वही यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कि जो वैल्यू टेबल 2 में प्राइमरी की में है वही सारी वैल्यूज फॉरेन की डी नंबर में होना जरूरी है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर 18 के जगह नल रहता तो ये एक्सेप्टेबल था, मगर 18 वैल्यू ये टेबल 2 में डी नंबर में अवेलेबल नहीं होने के कारण ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बराबर है। तो दिस इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। उसके बाद है की कंस्ट्रेंट। की आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। जो भी हम टेबल बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स की कीज होती है और उन की को हम अलग अलग नाम भी देते हैं, बराबर है। कुछ उसमें से की है प्राइमरी की होती है, कुछ फॉरेन की होती है, कुछ कैंडिडेट की होती है, कुछ नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं, बराबर है। An entity set can have multiple keys, but out of which one key will be the primary key। एंटिटी सेट में बहुत सारी की होती है, मगर उसमें से हम क्या करते हैं, एक की सिलेक्ट करते हैं, उसको नाम देते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की कैन कंटेन ए यूनिक एंड नल वैल्यू इन द रिलेशनल टेबल। ए प्राइमरी की कैन कंटेन ए यूनिक एंड नल वैल्यू इन द रिलेशनल टेबल। उस प्राइमरी की में क्या होती है, नॉट नल वैल्यूज होती है और यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10000121 और वैल्यू कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, मगर यहाँ पे देखिए 1002 एंड 1002 ये 2 बार रिपीट हुई है। तो इस तरीके से करेंगे कि वैल्यू इस प्राइमरी की में एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगी। जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की डिक्लेयर करते हो उस टेबल की वैल्यू यूनिक होना जरूरी है, यानी 1002 यहाँ पे 2 बार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1002 सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो प्राइमरी की जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होंगी और ऐसे कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते जब तक इसकी वैल्यू यूनिक नहीं है तब तक, बराबर है। तो दिस इज नथिंग बट द की कंस्ट्रेंट, इसको कहेंगे हम की कंस्ट्रेंट। समरी ऑफ लर्निंग। इस यूनिट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जिसमें डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़ा, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़ा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़ा एंड की कंस्ट्रेंट पढ़ा। और ये वीडियो को देखने के बाद हमारे पीओज मैप हुए। PO1 बेसिक नॉलेज, PO2 डिसिप्लिन नॉलेज, PO3 एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, PO4 इंजीनियरिंग टूल्स, PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, PO9 कम्युनिकेशन एंड PO10 lifelong learning. Thank you so much for watching this video. Thank you.